अचानक उर्वशी जी को एक दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे एक चमकता हुआ नुकीला मुकुट दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि एक शेर जैसा है। और इसके बाद में उन्होंने स्पिरिट गाइड का वर्णन किया और नाम आया भगवान नरसिम्हा। ऐसा लग रहा था जैसे हम प्राचीन ग्रीस में पहुंच चुके हैं। एक ऊंची सी जगह थी जहाँ पे सफेद संगमरमर की बनी शानदार इमारतें थी, जिसमें रोमन शैली के ऊंचे ऊंचे खंबे कॉलम्स उनको नजर आ रहे थे। वो एक ऐसी सशक्त पुरुष थी जिसका दबदबा पूरे व्यापारिक बाजार में फैला हुआ था। अगर तुम लड़ना छोड़ दोगी तो समझो तुम मर गई। अगर जीना है तो लड़ना होगा। लड़ो लड़ो लड़ो, डरो मत। तो उन्हें वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल बैठा हुआ दिखाई दिया। तो जब मैंने उसके अधूरे काम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ईशा ने मुझे छोड़ दिया था और मैं उसे छोड़ने के लिए उस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कहता है कि अब उसको फिर से मुझसे प्यार करना होगा। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी मुलाकात साल 2026 में होने वाली है। नमस्ते दोस्तों, सितारा स्पीक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति शर्मा। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आज आपको पता लगेगा कि पीएलआर के जरिए क्या क्या हो सकता है। मैं चाहती हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखें। और सच कहूं तो इस वीडियो को जो मिस करेगा उसके लिए मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा किस्सा आपने ना कभी सुना होगा ना ही जाना होगा। आज का वीडियो ये सिर्फ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सोच बदल देगा। आज के सेशन में ना सिर्फ एक माँ के द्वारा किया गया प्रॉक्सी पीएलआर था, बल्कि इस सेशन में हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मैं आप लोगों से ये शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कल्पना कीजिए, हम उर्वशी जी के साथ उनकी बेटी ईशा के लिए एक प्रॉक्सी पीएलआर सेशन कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ही हमारा सामना हुआ पीटर नाम के एक स्पिरिट से, जो खुद इस सेशन में खींचा चला आया। उसने ना सिर्फ ईशा के साथ अपने पिछले जन्म के रिश्तों का खुलासा किया, बल्कि ये भी बताया कि क्यों वो आज भी ईशा का पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। वो उसे हॉन्ट नहीं कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ हम सिर्फ अपनी पुरानी यादें नहीं देख रहे थे। और पीटर ये आखिर था कौन? क्या वो एक आत्मा था? क्या उसकी कोई ओवरसोल हमारे पास ट्रैवल करके आई थी? और इतना ही नहीं, ये अनुभव मुझे महान डॉलोरिस कैनन की याद दिला गया, जब वो अपने सेशन के दौरान साक्षात नॉस्ट्राडेमस से बात कर रही थी। ठीक उसी तरह इस सेशन में हमारे सामने खड़ा था पाब्लो डिमासन। पाब्लो 1600 के दशक का एक ऐसा पावरफुल व्यापारी था जिसकी आवाज़ की कड़क और रौब ने पूरा माहौल चेंज कर दिया था। जब उसने चिल्लाकर कहा कि अगर तुम लड़ना छोड़ दोगी तो समझो तुम हार गई, तो उसकी ये सीख सुनकर आपके अंदर भी सोई हुई आग फिर से जग जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ पीएलआर सेशन नहीं है, ये एक थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो भी है। लेकिन कहानी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। इस प्रॉक्सी पीएलआर में उर्वशी जी ने कुछ ऐसा देखा जो वाकई में अविश्वसनीय था। हम सिर्फ अतीत में ही नहीं गए, बल्कि हमें ईशा के 5 साल बाद के भविष्य की भी एक झलक मिली। हमने ईशा के आने वाले जीवन साथी की मुलाकात की, उसका नाम जाना, यहाँ तक कि ये भी पता लगाया कि उसकी मुलाकात कब और कैसे होगी। ये सेशन जितना रोमांचक और हैरान करने वाला है, उतना ही मोटिवेशन से भी भरा हुआ है। दरअसल मैंने ईशा का पीएलआर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी पास्ट लाइफ के दृश्यों को देख नहीं पा रही थी। तो तब हमने तय किया कि क्यों ना उर्वशी जी अपनी बेटी के लिए एक प्रॉक्सी पीएलआर करें। उर्वशी जी के अनुभवों का मेरे पास इतना बड़ा खजाना हो गया है कि मुझे लग रहा है कि उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। उनकी 2 कहानियाँ आप पहले ही सुन चुके हैं और ये तीसरी है। और इसके बाद भी एक और धमाकेदार किस्सा आने वाला है, जहां उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का एक साथ प्रॉक्सी पीएलआर करवाया था। आपने उर्वशी जी के पहले जो 2 पीएलआर सेशंस हैं उसके वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक्स डाल दूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज के इस सेशन का मकसद जो था वो अलग था। ईशा अपनी लाइफ में एक ठहराव सा महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके करियर में वो जो पैशन होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है। और उससे भी बड़ी एक उलझन ये थी कि आज तक भी उसकी लाइफ में कोई भी सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप क्यों नहीं बन पाया। आखिर कहाँ वो कमी रह रही थी कि जो बात है वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उर्वशी जी उन्होंने ईशा की चेतना को अपने आप के साथ में जोड़ा।
और जो सामने आया वो तो हैरान करने वाला था। उर्वशी जी और ईशा के इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो शुरुआत है वो बहुत ही रोमांचक और थोड़ी सी डरावनी थी। जैसे ही हमने विजुअलाइजेशन किया, मंजर कुछ ऐसा था कि सेशन की शुरुआत में मैंने उर्वशी जी को एक बेंच की कल्पना करने के लिए कहा, तो उन्हें वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल बैठा हुआ दिखाई दिया, एक स्केलेटन, और वो थोड़ा सा शरारती जैसा था, ऐसा उर्वशी जी कह रही थी। उन्होंने देखा कि उर्वशी जी ने कहा कि इज जस्ट लाउंजिंग देयर, तो मैंने उसको, उस कंकाल को अपने असली रूप में आने के लिए कहा। और जैसे ही मैंने उसको ये कहा, वो एकदम पुराना कपड़े पहने हुए, ब्रिटिश कपड़े पहने हुए, ब्लू कलर का कोट था, गोल्डन बटन्स थे, इस तरीके से वो आ गया। तो मैंने कहा भाई तुम कौन हो, इधर क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं बस आया हूँ बातें करने के लिए, मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने कहा कि किसका इंतज़ार कर रहे थे? उसने बताया कि वो उर्वशी जी से नहीं बल्कि उनकी बेटी ईशा से मिलने के लिए आया है। उसने कहा कि हमें मिले हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है और ईशा के साथ में मेरा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। तो मैंने पूछा कि ये कोई, आप क्या इसके कोई पूर्वज हो, एंसेस्टर्स हो? तो उसने साफ मना किया। उसने बोला कि नहीं, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड था। उसने बताया कि यहाँ कुछ भी वो बिगाड़ने के लिए नहीं आया है, बस मिलने आया है। तो जब मैंने उसके अधूरे काम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ईशा ने मुझे छोड़ दिया था और मैं उसे छोड़ने के लिए उस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो अब वो कहता है कि अब उसको फिर से मुझसे प्यार करना होगा। तो मैंने कहा कि तुम तो मनुष्य शरीर में हो ही नहीं, तो ये प्यार कैसे संभव है? तो उसने कहा कि क्यों, आज भी मेरा अस्तित्व तो है ही। तो फिर मैंने कहा कि बताओ, तुम्हारा नाम बताओ क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम पीटर है। फिर मैंने पीटर से कहा कि हमें उस पिछले जीवन की झलकियां दिखाए ताकि हम समझ पाएं कि वो कौन सा काम है जो अधूरा रह गया है। उसने कहा कि हाँ चलो। तो जैसे ही पीटर हमें उस पास्ट में लेकर गया, उर्वशी जी ने देखा कि पेड़ों से छनकर कुछ रोशनी आ रही है और वहाँ पे सफ़ेद पत्थर जैसे नज़र आ रहे थे और पास में ही ऐसे ट्रायंगल छत वाले कॉटेजेस उनको दिख रहे थे। मैंने उर्वशी जी से पूछा कि आपको और क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि ईशा ने, वो जो लड़की है एक बैठी हुई है, उसने पैरों में बूट्स और लेगिंग्स पहनी है और साथ में एक युवक भी बैठा है और दूर कहीं झरना उनको दिख रहा था। तो जब मैंने उर्वशी जी से पूछा कि वहाँ और क्या दिख रहा है, क्या चल रहा है, क्या वो दोनों खुश है, तो उन्होंने बताया कि नदी के किनारे बैठकर शायद फिशिंग कर रहे हैं या कोई पिकनिक जैसा मना रहे हैं। और ऊपर से देखने पे तो ये दोनों खुश लग रहे थे, पर असल में उनके बीच जिंदगी को लेकर एक बहुत सीरियस बातचीत चल रही थी। वो एक दूसरे की केयर तो बहुत करते थे, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा एक कुछ खिंचाव सा भी महसूस हो रहा था उनको। मैंने जानने की कोशिश की कि उस बातचीत का असल मुद्दा क्या है, वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। तब ये बात सामने आई कि जो ईशा है वो पीटर से बोल रही थी कि वो ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती है। उस लाइफ में ईशा के सपने बहुत बड़े थे और वो एक बेहतर लाइफ की तलाश में थी, जबकि पीटर जो था वो सिंपल था और वो ईशा की जो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी तो उसमें वो कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा था। जब मैंने ये सवाल किया कि ईशा की ये बात सुनकर उसका क्या रिएक्शन है, तो उर्वशी जी ने बताया कि वो बहुत उदास हो गया। उसे इस बात का एहसास था कि वो ईशा को वो सब कभी नहीं दे पाएगा जिसकी वो चाहत रखती है। मैंने पूछा कि क्या उसने ईशा को रोकने की कोशिश नहीं की? तो उर्वशी जी ने कहा कि नहीं, वो समझ चुका है कि उन दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। वो दुखी था लेकिन फिर भी ईशा को अपनी दुआएं दे रहा था अपने सपनों की तरफ जाने के लिए। फिर उर्वशी जी ने देखा कि ईशा वहाँ से निकल गई और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, जहाँ उसे वो सारी खुशियाँ और कामयाबी मिली जिसकी उसको तलाश थी। और दूसरी तरफ ये जो युवक था वो वहीं गांव में रह गया। उसने किसी और से शादी की और एक अच्छी ज़िंदगी बिताई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ईशा के लिए वो जो प्यार था वो हमेशा से बना रहा। वो अक्सर ये सोचता था कि अगर ईशा रुक जाती तो ज़िंदगी कैसी होती। उर्वशी जी ने फील किया कि शायद यही वजह थी कि पीटर बरसों तक उसका इंतज़ार करता रहा। उसे पता नहीं कैसे, लेकिन उसको यकीन था कि एक बार वो उसे देखने फिर से ज़रूर आएगी। इतना देखकर हम फिर से उस जगह से वापस आ गए, उस बेंच के पास में जहाँ पीटर बैठा हुआ था। उसने कहा कि अब सब ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बस मैं
एक बार तुमको देखना चाहता था। सबका भला हो, तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। तुम पहले भी ये कर चुकी हो तो आगे भी यही करोगी। और वो कहने लगा कि ओके ऑफ आई गो, बाय बाय। तो मैंने रुका कि वेट वेट पीटर, एक मिनट, कुछ सवाल पूछना है। तो उसने बोला कि हाँ पूछो। मैंने दोस्तों एक बहुत खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। काफी दिन से सोच रही थी कि सितारा स्पीक्स की जो सर्विस है वो हर लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं लेकर आई हूँ मंथली ग्रुप पास लाइफ रिग्रेशन, जो बिल्कुल फ्री है। हालांकि यूट्यूब मेंबरशिप में मिनिमम चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है, मैं कब से ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कम्युनिटी बनाई जाए, वहां पे आपको जूम का एक्सेस दिया जाए और मंथली फ्री पास लाइफ रिग्रेशन सेशन कंडक्ट किए जाए। इस कम्युनिटी में आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप बिल्कुल इस कम्युनिटी से जुड़िए। चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए है। खास करके उन लोगों के लिए जो पीएलआर एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं पर उन्हें डर लगता है कि क्या वो पिछले जन्म में जा पाएंगे या नहीं। अगर आपने पहले कोशिश की है और पास्ट लाइफ में नहीं जा पाए हैं तो ये ग्रुप मेडिटेशन आपके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस है। इससे आपका माइंड ट्रेन होगा और आप अपने आप को पर्सनल रिग्रेशन सेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगे। और बहुत चांसेस है कि आप ग्रुप पीएलआर सेशन में ही अपने पास्ट लाइफ के ग्लिम्स देखें। एक बात याद रखिए कि ग्रुप पीएलआर का जो रिजल्ट होता है वो पर्सनल सेशन जितना डीप नहीं होता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, लिंक पर क्लिक करें और हमारी कम्युनिटी ग्रुप पीएलआर के साथ जुड़े। मिलते हैं सेशन में। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप बिल्कुल इस कम्युनिटी से जुड़िए। चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए है। खास करके उन लोगों के लिए जो पीएलआर एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं पर उन्हें डर लगता है कि क्या वो पिछले जन्म में जा पाएंगे या नहीं। अगर आपने पहले कोशिश की है और पास्ट लाइफ में नहीं जा पाए हैं तो ये ग्रुप मेडिटेशन आपके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस है। इससे आपका माइंड ट्रेन होगा और आप अपने आप को पर्सनल रिग्रेशन सेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगे। और बहुत चांसेस है कि आप ग्रुप पीएलआर सेशन में ही अपने पास्ट लाइफ के ग्लिम्स देखें। एक बात याद रखिए कि ग्रुप पीएलआर का जो रिजल्ट होता है वो पर्सनल सेशन जितना डीप नहीं होता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, लिंक पर क्लिक करें और हमारी कम्युनिटी ग्रुप पीएलआर के साथ जुड़े। मिलते हैं सेशन में। अक्सर हमें जो चाहिए होता है वो हमारे ठीक सामने होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। उसने आगे कहा कि महत्वाकांक्षा तरक्की के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आत्मा के लिए ये हमेशा सही हो वो ज़रूरी नहीं है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। उर्वशी जी ने महसूस किया कि ईशा की आत्मा जैसे परतों में लिपटी हुई है और उसे खुद अपनी असलियत का अंदाज़ा नहीं है। पीटर ने कहा कि अपने अंधेरे को और अपने उस हिस्से को स्वीकार करो जिसे तुम खुद पसंद नहीं करती। जैसे हीरा चमकता है तो दूसरी तरफ धुंधला होता है, वैसे ही हमें अपने उस धुंधले हिस्से को भी देखना है और उसको सुधारना है। उसने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि जब हम छोटे थे तुम बस सब कुछ छोड़कर शहर की ओर निकल गई थी, जो तुम्हें चाहिए था उसे पाने के लिए। तब तुम बहादुर थी, तो अब क्यों डर रही हो? अपनी उस पुरानी हिम्मत को वापस ढूंढो। जैसे ही पीटर जाने लगा मैंने उसको रोकते हुए एक आखिरी सवाल पूछा। मैंने कहा कि एक बात बताओ, क्या तुमने फिर से जन्म लिया है? पता नहीं क्यों मेरे मन में ये सवाल आया। क्या तुम इस वक्त धरती पर किसी शरीर में मौजूद हो? तो पीटर ने कहा कि अगर मैंने ये बता दिया तो राज कैसा? पर तुम क्यों ये जानना चाहती हो? तो मैंने जवाब दिया कि शायद जो तुम्हारा अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है, अगर तुम इसी धरती पर हो तो शायद कभी ना कभी मिल पाए तुम और ईशा। तो पीटर ने कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। जब मैंने उसकी लोकेशन और उसकी उम्र के बारे में पूछा तो एक अलग ही जानकारी सामने आई। उसने बताया कि वो अभी 38 साल का है और जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। तो तब मैंने उसको अपने वर्तमान जीवन के नाम के बारे में पूछा तो उसने नाम बताया आयुष। इस एक अलग ही चीज़ थी ये। हम दोनों को, मतलब मैं तो हैरान ही बैठी थी। पीटर का इस तरीके से सेशन में आना और ईशा को गाइड करना वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं था। मैंने उसको थैंक यू किया और उसे विदा किया कि मैंने कहा कि देखते हैं क्या भविष्य आता है तुम दोनों के लिए। इसके बाद जो सेशन था वो और भी अलग लेवल पे चला गया, क्योंकि अब हम ईशा के स्पिरिट गाइड यानी कि उनके मार्गदर्शक को पुकार रहे थे। अचानक उर्वशी जी को एक दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे एक चमकता हुआ नुकीला मुकुट दिख रहा है, पर चेहरा बहुत विस्मयकारी है। उन्होंने कहा कि ये चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि एक शेर जैसा है
और इसके बाद में उन्होंने स्पिरिट गाइड का वर्णन किया और नाम आया भगवान नरसिम्हा, एक रक्षक और शक्तिशाली दिव्य आत्मा। उस दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानकर हमने प्रार्थना की कि हमें ईशा का ऐसे जीवन की झलक मिल सके जहां वो न केवल सफल थी लेकिन अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ जी रही थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि हमें कृपया ईशा के उस पिछले जीवन में लेकर चलिए जहां पे उसने अबंडेंस और अपने काम में महारत हासिल की हो। हम देखना चाहते हैं कि उस वक्त उसकी रोजाना की आदतें क्या थी, उसका अनुशासन कैसा था और उसका माइंडसेट कैसा था। मैं ये जानना चाहती थी कि उस समय ईशा ने अपने बारे में ऐसा वो क्या मानती थी जो वो आज इस जन्म में भूल चुकी है। मैंने प्रार्थना की कि हमें सिर्फ उसकी सफलता न दिखाई जाए बल्कि उसके दिल की उस गहराई और आत्मविश्वास से भी मिलवाया जाए जो आज भी उसके डीएनए में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो हम ईशा के उस गौरवशाली अतीत को देखने के लिए तैयार थे जहां वो अपने जीवन के उद्देश्य के साथ पूरी तरह जुड़ी थी। एक ऐसा जीवन जहां पैसा, शोहरत, आंतरिक शांति और तीनों का अद्भुत संगम था ताकि वो उस ऊर्जा को समेटकर अपने इस वर्तमान जीवन में वापस ला सके। जैसे ही मैंने उर्वशी जी से अपनी चेतना को और गहराई में उतारने के लिए कहा, एक दृश्य सामने आया। ऐसा लग रहा था जैसे हम प्राचीन ग्रीस में पहुंच चुके हैं। एक ऊंची सी जगह थी जहां पे सफेद संगमरमर की बनी शानदार इमारतें थी जिसमें रोमन शैली के ऊंचे ऊंचे खंबे, कॉलम्स उनको नजर आ रहे थे। एक तरफ एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्डिंग थी और दूसरी तरफ रिहायशी इलाका था, जिसे देखकर उर्वशी जी ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा शहर है। पर बाकी सब थोड़ा थोड़ा सा उस टाइम पे धुंधला दिख रहा था। वहाँ चहल पहल भरा बाजार उनको दिख रहा था जहाँ ईशा का पिछला जन्म एक बेहद कामयाब मर्चेंट व्यापारी के रूप में दिखाया जा रहा था हमें। मैंने एक्साइटमेंट में पूछा कि किस तरीके की व्यापारी है ये और वो किस चीज़ों का व्यापार करती है। तो उर्वशी जी ने इस दृश्य को महसूस करते हुए कहा कि वो रेशम और बेहतरीन कपड़ों का व्यापार करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अरब यात्री और सौदागर वहाँ पे आते थे और उनके साथ मिलकर वो कई और बेशकीमती सामान और गोल्ड का भी बड़ा लेन देन करती थी। वो एक ऐसी सशक्त पुरुष थी जिसका दबदबा पूरे व्यापारिक बाजार में फैला हुआ था। जैसे जैसे दृश्य साफ हुआ, उर्वशी जी की बोली चेंज हो गई थी। अब वो पाब्लो बन चुकी थी। मानो ईशा को वो पिछले जीवन वाला जो कैरेक्टर है वो खुद उर्वशी जी उस तरफ वैसी बन के बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि पाब्लो डिमास एक रसूखदार, कामयाब और तजुर्बेकार व्यापारी। अपना नाम पूछने पर उसने यही बताया। उसने कहा कि वो 1600 साल का समय में है। तो मैंने कहा कि पाब्लो, अपनी इस कामयाबी के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ कैसी है। तो उसने बड़े गर्व से अपनी दुनिया दिखाई। उसने मतलब उर्वशी जी ने उसका आलीशान घर देखा, ग्रीक, जिसमें बीचों बीच पानी का एक खूबसूरत फव्वारा बना हुआ था। और रईस दोस्त जो थे वो आया करते थे, शाम को कविताएं और चर्चाएं हुआ करती थी। पाब्लो अपनी 30-40 साल की उम्र में ही उस पड़ाव पे था जहाँ पर शोहरत थी और सुकून भी था। उसके कई बेटे थे और परिवार में बहुत प्यार था। लेकिन जब मैंने उसकी सफलता का राज पूछा कि आखिर तुम इतने सफल कैसे बने, क्या खूबी है तुमने, तो उसने कहा कि मैं हार मानना नहीं जानता था। अब ये उर्वशी जी बोल रही है। उसने बताया कि वो कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था। मेरे माँ बाप मजदूर थे और मैंने भी खुद बचपन में कड़ी मजदूरी की थी। मैं रईसों को देखता था और समझ गया था कि असली दौलत जो है वो ट्रेडिंग से आती है। पाब्लो ने बताया कि जब मैं सिर्फ 14 साल का था, मैंने एक बड़े ट्रेडर का पीछा करना शुरू किया, फॉलो करता था, काम करता था। मैंने उसके साथ में काम किया, दूर दराज के इलाकों की मुश्किल यात्राएं की और एक एक पैसा बचाया। मैंने अपनी ज़रूरतों को मार दिया क्योंकि मैं जानता था कि बिना पूंजी मैं अपना कोई भी नया काम शुरू नहीं कर पाऊंगा। जब मैं 19 साल का हुआ था तब मैंने कपड़ों की अपनी पहली खेप खरीदी और उसको बाजार में बेचा। धीरे धीरे मैंने सप्लायर्स का भरोसा जीता और फिर गोल्ड के व्यापार में कदम रखा। पाब्लो ने अपनी पत्नी के बारे में भी बताया कि वो कितनी महत्वाकांक्षी थी, उसकी वाइफ भी। हालांकि वो बाहर जाकर सामान नहीं बेचती थी, लेकिन सारा हिसाब किताब जो था वो इतना बखूबी संभालती थी
कि पाब्लो को सिर्फ अपने काम पे फोकस करना था। जो अकाउंटेंट थी वो बीवी थी, और अंत में पाब्लो की बातों में एक ही मंत्र गूंज रहा था, और वो ईशा को यही समझाना चाहता था, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। उसने साफ कहा कि सफलता कोई जादुई नुस्खा नहीं है। आपको 10-15 साल तक लगातार घिसना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और कामयाबी का बस यही एक रास्ता है। जब मैंने उससे पूछा कि ईशा को उस जीवन से आज क्या सीखने की ज़रूरत है, तो उसने तुरंत ही कहा कि बचत करना सीखो। जब तुम अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हो तो तुम्हें उन पैसों की ज़रूरत होगी। इस वक्त अपनी ज़रूरतों को कम करो, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करो। पाब्लो ने समझाया कि मेहनत सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि दिमाग से भी आती है। उसने कहा कि मैंने हर चीज़ को बहुत गौर से देखा और परखा कि क्या मेरे लिए काम करेगा और क्या नहीं। तुम्हें भी वही ढूंढना होगा जो तुम्हें आगे लेके जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी है ग्रिट, यानी कि कभी हार ना मानने वाला जज्बा। उसकी आवाज़ में एक योद्धा जैसी गंभीरता आ गई थी। उसने एक बॉक्सर और पहलवान का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे रिंग में एक बॉक्सर के हाथ खून से भी लथपथ होते हैं, शरीर पर चोटें होती हैं, लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ता। अगर तुम लड़ना छोड़ दोगी तो समझो तुम मर गई। अगर जीना है तो लड़ना होगा। लड़ो लड़ो लड़ो, डरो मत। उर्वशी जी का जो नेचर है वो बहुत सौम्य है, लेकिन जब ये बोल रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि उनके बाहर तक आवाज़ नहीं जा रही हो। पाब्लो ने यह भी कहा कि अगर तुम अपनी आज की जिंदगी से खुश नहीं हो तो क्या ये एक मौत जैसा नहीं है? डर ही असली मौत है। जब तक तुम डरती रहोगी तुम वहीं खड़ी रहोगी जहां तुम आज हो। उस डर की जड़ को ढूंढो और उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंको। वो भारत से बेहतरीन सिल्क मंगवाता था और उसी व्यापार के दम पर उसने रईसों के बीच में अपनी जगह बनाई थी। मैंने पाब्लो से पूछा कि पाब्लो, तुम इतने सफल थे, इतने निडर थे, फिर ईशा ने अपनी ये चमक, अपनी ये रोशनी कब खो दी? क्या तुम उसे अपनी ताकत और हीलिंग भेज सकते हो? तो पाब्लो कहता है, मैं पाब्लो डिमासन तुम्हें अपनी पूरी ताकत, अपना प्यार और हीलिंग भेज रहा हूँ। याद रखो, तुम सफल हो, वो कामयाबी तुम्हारे भीतर ही है। और पाब्लो का ये संदेश साफ था कि इंतज़ार मत करो, डर को छोड़ो और अपनी कहानी खुद लिखो। पाब्लो ने अपनी जड़ों को याद दिलाते हुए कहा कि सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने ईंटें बिछाई है और बहुत कड़ी मेहनत की है। इतनी मेहनत की है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। कई बार मेरा मन किया कि मैं रुक जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं रुका तो मैं हमेशा के लिए गरीब रह जाऊंगा। तुम मेरा ही हिस्सा हो और मैं तुम्हारा। अगर तुम मेरी तरह सफल और खुश होना चाहती हो तो वो तुमको याद करना होगा जो ज़रूरी है। उसने बहुत कड़वी लेकिन एक सच्ची बात कही, तुम्हें वो काम भी करने होंगे जो तुम नहीं करना चाहती। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहती, लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखो, चिलचिलाती धूप में ईंटें बिछाने का एक ही मकसद था। अगर मैं धूप में वो मेहनत ना करता तो मेरी नज़र उस व्यापारी पर कभी नहीं पड़ती, मुझे वो आइडिया कभी नहीं मिलता, मुझे वो उस्ताद कभी नहीं मिलता जिसको एक शागिर्द की तलाश थी जो गधे की तरह मेहनत कर सके। उसने कहा कि मैंने गधे की तरह काम किया है, और अगर तुमको कामयाब होना है तो तुम्हें भी वही मेहनत करनी होगी। और वो है ना, उर्वशी जी ऐसे बोल रही थी, आई वर्क लाइक डोंकी, आई वर्क लाइक डोंकी, यू हैव टू वर्क हार्ड। अलग ही था वो। ऐसा लग रहा था कि हम लोग है ना 1600 में पाब्लो मौजूद है और हम डायरेक्ट टाइम स्पेस को चीरते हुए हम लोग डायरेक्ट पाब्लो से उस टाइम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। पाब्लो के इन शब्दों ने जैसे मेहनत की एक नई परिभाषा लिख दी जो शायद हम सब भूल चुके हैं। इसके बाद हमने ईशा के स्पिरिट गाइड को पुकारा। चारों ओर एक असीम शांति और सुकून फैल गया। उर्वशी जी को वहाँ किसी चेहरे के बजाय अब वायलेट लाइट नज़र आने लगी। तो मैंने पूछा स्पिरिट गाइड से कि क्या हमें उस जीवन में जाना चाहिए जहाँ ईशा के इस डर की शुरुआत हुई, या फिर उस सफल जीवन की गहराइयों को और देखना चाहिए? तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि नहीं, अभी किसी डर के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ईशा को वो सब कुछ मिल चुका है जिसकी उसको तलाश थी। उसने अपने डर के स्रोत को पहचान लिया है और पाब्लो के जरिए उसे सफलता का रास्ता भी मिल गया है। अब समय पीछे मुड़कर देखने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का था।
सेशन के आखिरी पड़ाव पर पाब्लो ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर तुम अभी भी वो सब नहीं करोगी जो ज़रूरी है तो तुम उस पुल को पार करके दूसरी तरफ कभी भी पहुंच नहीं पाओगी, समझी? जो तुम आज करोगी वही तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलेगा। अगर तुम ये मौका गंवाती हो तो तुम्हें फिर से वापस लौटना होगा, एक और जन्म, फिर से वही सबक सीखने के लिए। जब तक तुम इसे पूरा नहीं कर लेती तुम इसी सबक में उलझी रहोगी, बार बार वही दोहराव, वही संघर्ष। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर संदेश सामने आया। उर्वशी जी ने जैसे एक गाना उनके जहन में आया और उर्वशी जी ने कहा कि ये गाना सेशन के बाद में सुनना, चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स करके है। उन्होंने कहा है कि इसे ढूंढो, इसे सुनो, यही तुम्हारी असलियत है, तुम अपनी आत्मा के रास्ते पर चलो। ये संदेश सिर्फ ईशा के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए था कि हम सब उस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब मैंने उर्वशी जी से ईशा के आने वाले 5 साल बाद के भविष्य के द्वार खोलने के लिए कहा तो एक और दृश्य सामने आया। उर्वशी जी ने स्माइल कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत घर में हूँ, देख रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा अटलांटा के पॉश इलाकों में होता है। ये ईशा का अपना घर है, लेकिन वहाँ पे वो अकेली नहीं, लेकिन उसके साथ उसका पार्टनर है और उनके पास में एक छोटा सा डॉग भी है। शायद वो उसके पार्टनर का डॉग था। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे और वो जो लड़का था वो वेल एस्टेब्लिश्ड था और ईशा की जो ज़िंदगी थी वो भी काफ़ी स्टेबल उनको दिख रही थी। तो उर्वशी जी ने एक और दिलचस्प बात की कि अभी जो ईशा है वो बहुत शानदार और अच्छी कार चला रही है। मुझे कार का नाम तो नहीं पता पर ये उसकी पुरानी होंडा सिविक से बहुत अपग्रेडेड है, शायद कोई अच्छी बड़ी एसयूवी है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ईशा का जो लाइफ पार्टनर है उसका हस्बैंड है, क्या उसको देख सकते हो आप? तो उर्वशी जी ने बताया उनको दिखने लग गया। मैंने कहा कि क्या ईशा की शादी हो चुकी है? तो उर्वशी जी ने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि ये भारतीय मूल का एक लंबा और घने बालों वाला शख्स है और वो थोड़ा सा रफ एंड टफ है, रगेड है, जिसे और उसको आउटडोर लाइफ और ये सारी चीज़ें, बाहर जाना, घूमना, ये सब पसंद है और वो एम्बिशियस भी है। लेकिन साथ में वो शहर की चकाचौंध का भी उतना ही शौकीन है। उसकी पसंद नापसंद बिल्कुल ईशा जैसी है और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। उर्वशी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जानता है कि ईशा को दाढ़ी पसंद नहीं है पर वो थोड़ा आलसी है। उन्होंने देखा जैसे वो मजाक कर रहा हो उस समय पर कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी दाढ़ी से, अब इसको लेकर चिढ़ना छोड़ दो। जब मैंने उसके नाम का अक्षर पूछा तो उर्वशी जी ने कहा कि ए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सुधारते हुए कहा कि उसको अवी कहलाना पसंद है। वो एक काफ़ी सफल व्यवसायी भी है। जब मैंने उनके मिलने की कहानी पूछी तो पता चला कि कुछ ऐसे दोस्तों के ज़रिए वो लोग मिलेंगे जिन्हें ईशा अभी तक नहीं जानती है। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी मुलाकात साल 2026 में होने वाली है, यानी कि आज से 3-4 साल बाद वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे। अवी ने जैसे इस सत्र के माध्यम से ईशा को एक सीधा संदेश भेजा। उसने कहा कि मुझे ईशा इसलिए पसंद है क्योंकि वो रियल है, बनावटी नहीं है, और ईशा को मेरी जो मुस्कान है उसने दीवाना बनाया था। और उसने एक मजाकिया चेतावनी भी दी कि याद रखना जब तुम मुझसे मिलोगी तो मेरे चेहरे पर दाढ़ी होगी, अपना दिमाग खुला रखना क्योंकि इंसान दाढ़ी से नहीं पहचाना जाता। अगर तुमने सिर्फ मेरी बियर्ड देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये जो खूबसूरत भविष्य तुम देख रही हो वो सच कभी नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें कुत्तों से भी दोस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा छोटा सा डॉग मेरी लाइफ का हिस्सा है। भविष्य की ये पूरी झलक ईशा के लिए एक बहुत ही उम्मीद लेके आई और मैं भी शौक थी कि इतना क्लियरली कोई कैसे देख सकता है। और ये वाकई बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, उर्वशी जी के लिए भी, और ईशा जो उधर बैठकर सुन रही थी ये पूरा सेशन उसके लिए भी। जब उर्वशी जी के मुंह से पाब्लो की आवाज़ निकली थी तो उनकी एनर्जी और उनकी आवाज़ है ना अचानक से बढ़ गया था वॉल्यूम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही उस कमरे में मौजूद है। और ये पल सच में हैरान करने वाला था क्योंकि पाब्लो का जो रौब था उसकी आवाज़ में, वो जो 1600 के दशक के एक ज़िद्दी और कामयाब व्यापारी वाली जो कड़काई थी
गधे जैसी मेहनत करो, वर्क लाइक डोंकी। ये सारी जो बातें थी वो जोर जोर से वो बोल रहा था, वो ईशा को उसकी नींद से जगाने के लिए था। और यही एक सच्चे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की खूबसूरती है, जहां इंसान खुद नहीं बोलता बल्कि उसके भीतर छिपी हुई सदियों पुरानी यादें और वो किरदार खुद को जाहिर करने लगते हैं। पाब्लो का वो चिल्लाकर बोलना शायद ईशा की आत्मा के लिए वो वेकअप कॉल था जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, मेरी इस कहानी का मकसद सिर्फ अपनी बात करना नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाना भी है कि आपकी आज की हार आपकी कहानी का अंत नहीं है। हम कई बार मानते हैं कि ज़िंदगी हमें सज़ा दे रही है, लेकिन सच तो ये है कि वो हमें तैयार कर रही होती है। अगर आज आपका हौसला टूट रहा है तो याद रखिए कि टूटा हुआ तारा ही रोशनी बिखेरता है। जिंदगी से हारने का मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब रास्ता बदलने का वक्त आ गया है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि जो शक्ति आपके अंदर है वो बाहर किसी भी मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ी है। सीख सिर्फ इतनी है कि गिरना बुरा नहीं है, गिरे रहना बुरा है। तो उठिए, एक बार फिर कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार आप जीरो से नहीं, अपने नए अनुभव से शुरुआत करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो किसी की हिम्मत बन सकती है तो उसके साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। स्टे ट्यून्ड विद सितारा स्पीक्स। मिलते हैं अगली कहानी में।